अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम आपको मिल रहे हैं इस वक्त। क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। प्लीज़ पहले तो हमें रीअश्योर करा दें कि आर वी द ओनली वंस वर्किंग ऑन दिस फ्राइडे या फिर बाकी दुनिया भी कामों पे जाती है? देखिए, हम तो बीच में थे, एक्सेप्ट कि कल हम नहीं थे क्योंकि कल हमने ज़रा आपको एक छुट्टी लेके पुराना शो दिखाया था, एज एन बेस्ट ऑफ दिखा दिया था। लेकिन अदरवाइज हम उन तमाम लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज यहाँ मौजूद हैं जो अभी इसी ख्याल में थे कि ईद की छुट्टियाँ शायद लंबी चलेंगी, लेकिन उन्हें पता लगा कि उनको फ्राइडे को काम पे जाना है, तो आपकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। हाँ, तो ये बड़ी ट्रेजेडी है और हमने सोचा कि हमें सबसे पहले तो ये विद द एलिफेंट इन द रूम वाली बात हो गई है, क्योंकि सड़कें इतनी साफ सुथरी क्लीन, कोई रश नहीं था। सुबह आते आते तो बिल्कुल ही लग रहा था कि थोड़ा सा जुल्म हो रहा है। अच्छा, बच्चों के स्कूल खुलने का क्या तुक था? मेरे एक सेकंड, स्कूल खुल गए जी आज से? नहीं, बस वैसे मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन रास्ते में ऑफिस आते हुए, वरना रोला और रश इतना होता है और आज बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझ समेत बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा आज, तो मंडे से ही शुरू करेंगे भाई। क्यों ये फ्राइडे का तकल्लुफ बीच में लगाने की क्या जरूरत थी इसकी? तो खैर, ईद होपफुली आपकी अच्छी गुजरी होगी। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि व्हाई शुड एवरीबॉडी सफर ना, मतलब हाँ, तो ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी, गैर सियासी गुजरी होगी, आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होपफुली नहीं हुआ होगा। और चांद रात पे भी हमने देखा ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी, क्या बिल्कुल ही कोई सियासी एक्टिविटी हमें सड़कों पे नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि हम भी अपने अहले खाना के साथ निकले हुए थे। और पता नहीं क्यों हर साल ये बहस होती है घर पे कि भाई ये काम क्यों आखिर तक रह जाते हैं, जो कुछ रह जाते हैं, लेकिन हर साल रह जाते हैं। फिर लेकिन वो काम ही ना आखिर का हो तो पता कैसे चले कि ईद है? मतलब वो जो एक टेंशन होती है, इमरजेंसी होती है, क्योंकि टाइम लगता है बिल्कुल ही एपोकलिप्टिक हो रहा है, कोई खत्म होने वाला है टाइम, लेकिन वो बस वो ईद नजदीक आ रही होती है एंड देन यू हैव टू डू। वैसे मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, वैसे उसका भी अपना मजा है कि घर में किसी एक आध मेंबर की चप्पल या बच्चियों की चूड़ियां, कोई एक काम ना चांद रात के लिए जरूर छोड़ देना चाहिए। इसी बहाने आपको बाहर जाके रौनक देखने का मौका मिल जाता है। अच्छा जी, अभी तक तो वैसे हमारी ईद गैर सियासी ही गुजर रही थी, तो कल साबिक वज़ीर आज़म ने पॉडकास्ट कर दिया और उसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए और उसमें कुछ सवालात भी पैदा हुए। और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब, उन्हें तो जुलाई से पता था कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश कर रहे हैं। तो वो जो 7 मार्च को ख़त आया था और ख़त लहराया था, वो अमरीकी साजिश थी नहीं थी? अगर नवाज शरीफ के बारे में उन्हें जुलाई से पता था कि वो सियासी कोई साजिश कर रहे हैं और उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, जो कि सर्टनली इतनी अचंभे की बात होनी नहीं चाहिए, ऑपोजिशन का काम ही यही है, तो वो ही रीज़न इनफ होना चाहिए था। ये खत बीच में निकालने की क्या जरूरत थी? दूसरी चीज़ जो मुझे ज़रा ज़्यादा अलार्मिंग लगी, वो अलीम खान के बारे में उनकी जो तफसीलात थे और जहांगीर तरीन के और जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे, तो ये तो इनके बड़े करीबी होते थे। और अब आके वो स्टेटमेंट्स देना, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑल दिस टाइम उनको अगर तो वाकई ऐसा हो रहा था तो उनकी इंटेंशंस का पता नहीं था? मतलब दोस्त भी थे, साथी भी थे, वो तो छोड़ दें, उनकी इंटेंशंस का तो पता था, लेकिन आखिरी वक्त तक आपको याद है जहांगीर तरीन ग्रुप से ये तरले डाल रहे थे सारे। तो अगर इन्हें सब कुछ पता ही था कि वो अपने मफाद के लिए सब कुछ कर गए हैं, अब उन्होंने ये भी कह दिया वक्त तक तरले डाल रहे थे कि वापस आ जाएं, ताल्लुकात सही कर लें, बेहतर हो जाए मामला। भाई जब आपको पता था, इतनी रीजनिंग, इतनी सॉलिड रीजनिंग थी कि और आपके बयानिए की तो बिल्कुल बरअक्स और बिल्कुल खिलाफ थी, तो आप इनको इनवाइट भी क्यों कर रहे थे कि वापस आए? शुरू में ही नहीं होने चाहिए थे ऐसे लोग। अच्छा, एक और बात हुआ करनी है, जल्दी से वो अटक जाएगी, दिमाग में अटक जाएगी। वो ये कि उन्होंने कहा जी जुलाई में हमें पता था नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने बेसिकली साजिश शुरू कर दी है उनकी हुकूमत के खिलाफ, और एक तो अफगानिस्तान के हालात, और ये साजिशें हम इसलिए चाहते थे हमारे इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनको ना तब्दील किया जाए। भाई अब ये सियासी अगर कोई कोशिश कर रहा है या सियासतदान मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई महाजराई बना रहे हैं, उसमें आपको इंटेलिजेंस चीफ की क्या ज़रूरत थी? मतलब वो आपकी एक तरफ आप माइंड रखते हैं ना, ये बहुत से ज्यादा फौज से सियासी मामलात में मुदाखलत एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, ये तमाम आपके हलफ की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बातें की गई हैं। के हवाले से या अगले कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ हुई तो साथ उनका ये भी कह रहा है कि पूरी मेजॉरिटी के साथ आऊंगा तो मानूंगा। वो तो शान को अदाकार शान को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तब तक इलेक्शन कराता रहूंगा जब तक 2/3 मेजॉरिटी, वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल जाती। साडा की कसूर। बट खैर एनीवे, ये उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स थे जो आ रहे थे। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स भी हैं, कुछ बातें भी हैं। कुछ दिनों से हमने गवर्नर पंजाब का क्या बना, वो ही तो बताने लगे। बड़ी आप अच्छी बात पे आ गए हैं, तो आप पूछ ही रहे हैं तो आपको बता देंगे। स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल ना, सिर्फ वो ज़रा ज़्यादा बिलिजरेंट हो चुके हैं गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत में
बिल्कुल ठनी हुई है, जिस तरह के आप यही पूछ रहे थे। आई एम श्योर उमर चीमा बहुत बुरी तरह नाराज है जी। वो ना सिर्फ सियासी मुखालफिन बल्कि आइन और कानून के सामने भी जो है डट गए। ऐसा लग रहा है कभी कभी लगता है ये आइन और कानून से भी नाराज है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्यों है आइन और ये क्यों है एक अंग्रेजी में एक होता है माई वे और द हाईवे। बात सारी वही हुई है कि जब तक हमारी बात नहीं होगी और हम नहीं मानेंगे वो बात सही नहीं है। मज़ेदार सियासतदान गवर्नर पंजाब ने जी पहले आर्मी चीफ को खत लिखकर अपना किरदार अदा करने की अपील की और अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का ऐलान भी कर दिया है। और नजर यही आ रहा है कि गवर्नर पंजाब के नजदीक आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि खुद आपको पता है उन्होंने ईद पर वजीर आजम स्पीकर कौमी असम्बली को आईने पाकिस्तान की किताब भिजवाई थी। तो सर एक कॉपी इमरान खान साहब, एक कॉपी असद कैसर साहब, एक कॉपी खुद अपने लिए और एक कॉपी कासिम सूरी साहब को भिजवाते और साथ में हमें ये भी बताते कि आइन की कौन सी शिक के तहत आपने आर्मी चीफ को दावत दी है या खत लिखा है। और किताब भिजवा दी है, खुद ढूंढ लें। अच्छा नहीं, वो खुद बता दें ना कि कौन सी शिक के तहत। खैर आपको पता ही है एक समरी सदर मुमलिकत की मेज़ पर पड़ी हुई है जो वज़ीर आज़म बारहा लिख रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई जवाब नहीं है। अब लेट्स सी 10 दिन ऑलमोस्ट जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये अपने ओहदे से ऑटोमेटिकली हट तो जाने चाहिए। अब ये धरना दे दें गवर्नर हाउस में कि मैंने जाना ही नहीं, वो और बात है, जो कि अब लग रहा है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये कहते हैं कि जनाब 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, मैंने जाना ही नहीं है। अब फिर क्या होगा? फिर कोई निकालता है, मतलब कि फिर क्या फिर अदालतों से मदद ली जाती है तो फिर कहते हैं जी सियासी मामलात में अदालतें क्यों मुदाखलत कर रही है, जब आपने ये ठान ली है कि ना आइन को मानना है, ना कानून को मानना है, ना दस्तूर जिसके तहत ये मुल्क चल रहा है उसके तहत आपने कोई काम या कोई ड्यूटी सर अंजाम देनी है, तो फिर क्या ही हो इस मसले का हल। तो ऐसे में आपको पता है कि अदालतों पर मजीद बोझ भी पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर हर चीज़ डाल दी गई है। बात हम इस पर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, ईद मुबारक। राना साहब, अब गवर्नर पंजाब एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते भी हैं, जिसको सर्टनली वो कहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, मगर आप लोग कहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आप उनको हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अब आगे क्या करना है आप लोगों ने? यकीनन गवर्नर पंजाब जो है वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पे है, लेकिन वो ख़ुद इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए है। देखें, अगर गवर्नर साहब को इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है, जो इलेक्शन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हुआ, तो वो इलेक्शन कमीशन का जो है वो दायरा कार है, उसे इलेक्शन कमीशन देख सकता है, नहीं वहाँ पे उसको चैलेंज करना चाहिए या फिर अदालत में जो है वो वापस जाना चाहिए। गवर्नर जो है वो ओथ लेने से किसी तौर जो है वो इनकार नहीं कर सकता, जो कि उन्होंने किया, जो कि आइन से इनहराफ था। और गवर्नर जो है वो अपने पार्टी सरबरा या पार्टी लीडर जो उनके हैं इमरान खान नियाज़ी साहब, ये सारे जितनी भी खा वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो, खा वो आरफ अलवी साहब हों, सदर पाकिस्तान, खा ये गवर्नर साहब हों, ये पीछे जहनीत एक ही है। खा वो वाक़या जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है, एक ही जो है वो जहनीत जो है वो उन सब वाक़यात के पीछे कार फरमा है और वो इमरान नियाज़ी की जहनीत। राना साहब ये भी बताइएगा कि अब जाहिर है कि पंजाब हुकूमत और ये गवर्नर ख़ास तौर पे जो है ये साथ नहीं चल सकते और गवर्नर की तब्दीली का वाज़ेह रास्ता एक ही है जो आप लोग कर चुके, सदर मुमलिकत को समरी जो है भिजवा चुके हैं। तो कुछ खबर है कि ऐवान सदर से इस पर अब तक साइन क्यों नहीं हुए, मतलब व्हाट्स द डिले? देखें, ये आइनी तौर पे ये चीज़ दर्ज है कि जब भी कोई एडवाइस जो है वो समरी की सूरत में सदर के पास जाती है तो सदर उसको ऊपर 14 दिन तक जो है वो कोई गौर व फिक्र कर सकते हैं या उसे अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद फिर उनको उसे या तो मंजूर करना पड़ता है या फिर उसको किसी एतराज़ के साथ वो वापस कर सकते हैं। अगर एतराज़ के साथ वो वापस करें और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसी एडवाइस को उसी तरह से वापस भेज दे तो फिर 10 दिन में जो है वो सदर को उसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं, उसको अप्रूव करना होता है और अगर अप्रूव ना करे तो 10 दिन बाद ये समझा जाएगा कि वो अप्रूव हो चुकी है। तो ये आइनी जो है वो सूरत हाल है।
जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसकी अपनी इसमें कोई जो है वो सवाबदीद नहीं होती। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर उन्होंने करना, तो एडवाइस जो है वो जा चुकी है। तो गवर्नर जो है वो इस वक्त मफलूज हैं, वो अंडर जो है वो यानी ही इज़ वे आउट। तो उनको ऐसी सूरत में इस किस्म की हरकतें करना जो है ना सिर्फ आईनी बल्कि अखलाकी तौर पे भी जेब नहीं देता। अच्छा, अब ये समझा जाएगा और वो 10 दिन का टाइम फ्रेम भी शुरू हो गया है, लेकिन आपको पता ही है, आपके सामने ही हैं हालात, वो नहीं जाते हैं। वो कहते हैं मैंने नहीं हटना, मैंने गवर्नर हाउस नहीं छोड़ना। तो आप लोग क्या करेंगे? फिर अदालत से एक मरतबा फिर रब्ता करेंगे? नहीं, गवर्नर साहब तो आज से मेरा ख्याल है कि वो जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, मेरा ख्याल आज 6 दिन रहते हैं। तो 6 दिन के बाद गवर्नर साहब जो है तो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएंगे, फारग हो जाएंगे और उनकी जगह पे नया आदमी जो है वो तैनात हो जाएगा। मुझे तब भी लगता है कि वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं लग रहा। और ये भी बड़ी सवाल तो ये भी बनता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कितने दिन में कौन सा फैसला हो जाना चाहिए, तो उसको भी कोई ऑनर नहीं कर रहा। ये भी बड़ी अजीब बात है। राना साहब, ये बताइएगा, सियासी फ्रंट पर गवर्नर साहब से कहीं ज़्यादा बड़ा चैलेंज आ रहा है तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च की सूरत में। तो 30 लाख लोग इस्लामाबाद लाए जाएंगे, दावा यही है, कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे। तो इतने लोगों के प्रेशर में आकर इलेक्शन कॉल करने से बेहतर नहीं कि पहले ही तहरीक इंसाफ से राब्ते कायम कर लिए जाएं और कोई हल जो है, कोई म्यूचुअल डिसीजन से कोई बात हो जाए? 30 लाख तो खैर बहुत दूर की बात है, 30,000 भी बहुत बड़ा फिगर है। ये चंद 100 या चंद हज़ार की ये बात करें, इससे पहले जब ये 2011, 12 और 13 में उस वक्त इनका बड़ा अरूज था और इनकी जो है वो स्लेट भी बिल्कुल क्लियर क्लीन थी। कोई इनके ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम नहीं था, कोई फराह खां नहीं थी, कोई ATMs नहीं थी, कोई चीनी आटा घी स्कैंडल नहीं था, कोई पेट्रोल स्कैंडल नहीं था। तो अब तो इनके ख़िलाफ़ जो हैं आवाम के पास जो है वो एक नहीं 100 सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे सकते। जब ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इनका जो है वो बड़ा वालेहाना इनका इस्तकबाल करेंगे और अगर इन्होंने वहाँ पे आराम से कानून को हाथ में ना लिया, जिस तरह से हमारे पहले वज़ीर दाखिला कहा करते कि जी कानून को अगर कोई हाथ मिलेगा तो फिर कानून उनको हाथ मिलेगा। तो अब उनको पता होना चाहिए कि फिर कानून जो है ना वो आपको हाथ में लेगा। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आएँ इस्लामाबाद की तरफ, इंशाअल्लाह तो ये सारी सूरत हाल जो है उसको बहुत बेहतर अंदाज में बड़ा वाइजली और बैलेंस के साथ जो है वो मैनेज। चलें, आप कह रहे हैं कि अगर अमन अमान रहेगा तो सर्टनली हर एक का हक है, जमहूरी हक है एहतजाज करना, मार्च करना। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन एक मशवरा कि आपको इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को इस वक्त अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो तब भी करियर के अरूज पे थे, वो अब भी एक्चुअली अपनी शोहरत के उरूज का ही एक फेज़ समझा जाए और वो चंद 100 तो नहीं, सर्टनली कुछ हज़ार लोग तो जमा करने में कामयाब हो ही जाएंगे। स्ट्रीट पावर, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल, स्ट्रीट पावर उनकी बिल्कुल डिनाई नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ना अब से तकरीबन कोई 12 मिनट पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि होप यू हैड अ वंडरफुल ईद, लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। तो हम तो पहले गेट बैक मैंने कहा, हमने सर सुन ली है आपकी बात, आपने अब कहा है हम सुबह 3 घंटे से काम पे पहले से ही उठे, हम तो काम पे आ ही रहे थे। लोग जो इस वक्त दफातर में अपने डेस्कों पे बैठे हुए हैं उनके कान में ये एको कर रही है आवाज। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। शायद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट हमें देख के ही आया हो कि भाई काम पे लोग पहुंच गए हैं तो फिर सारे ही उठो। क्यों नहीं आए? अच्छा जी, टेकिंग क्रेडिट फॉर नथिंग। कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की क्या ही जगह होती हैं, कुछ खाना पीना कर लें या सैर व तफरी कर लें, पार्क्स में चले जाएं, पंजाब में हो या पहाड़ों पे चले जाएं, उधर हो KP में हो तो आप समंदर पे चले जाएं और समंदर पे टिल डेट एज इन ताहाल कोई ऐसा लाइफ सेविंग मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ सेविंग मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है कि कोई गार्ड्स हो, प्रॉपर जो सिस्टम होता है ना जैसे बाहर के मुल्कों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कराची सी व्यू पर नहाते हुए लापरवाही और हिफाजती इंतजामात ना होने से 2 घरानों की ईद जो है उसकी खुशियां सोग में बदल गई और हुआ ये कि समुंदर पर दोस्तों के साथ ईद मनाने आने वाले 2 कज़न समेत 3 अफराद डूब गए। ये ईद के दिनों की हम बात बता रहे हैं। हॉक्स बे में एक नौजवान को ईदी रजाकारों ने डूबने से
बचा लिया। ईद पर साहिल समुंदर पर लोगों का रश जो था वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और ना कोई हिफाजती अमला मौजूद है, वो होता ही नहीं है। एक्चुअली मैंने कभी भी नहीं देखा कि लाइफ गार्ड्स वगैरह कोई इस किस्म की चीज़ बनी हो, और ना ही पुलिस और इंतजामिया भी कहीं वैसे एक्चुअली नज़र नहीं आती। और इस साल आपको ये भी बता दें कि ईद पर दफ़ा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी भी आयद नहीं थी, विच इज़ एक्चुअली गुड। लेकिन लोगों को अपना ख्याल थोड़ा सा खुद भी कर लेना चाहिए जब आपको पता हो कि निज़ाम ये है। और मैं ये गुड क्यों कह रही हूँ कि नहीं लगी हुई थी, वरना अक्सर कंटेनर्स और पता नहीं क्या क्या लगा दिया जाता है। एक ही तो जगह होती है कि जहाँ जाके आप कुछ ईद मनाए जा सकें, लेकिन फिर काशिफ मुश्ताक हमारे साथ स्पॉट से। काशिफ, डेड बॉडीज़ का बताइए, इत्तलात हम तक यही पहुँची थी आखिरी के एक नौजवान की लाश ताहाल नहीं मिल सकी है, क्या अपडेट है इस सिलसिले में? अब्दुल्ला और हुमा, देखें जैसे कि आप लोगों ने खुद भी बताया कि कराची वालों के लिए एक सस्ती तफरी होती है कि वो सी व्यू का रुख करते हैं और यहाँ जो है वो हल्ला गुल्ला करते हैं, तफरी करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था कि लोग डूब जाते हैं, जो इंतजामिया है उनकी जानिब से बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो इस बार भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई। ईद के रोज़ जो है वो 7 दोस्तों के साथ 2 कज़न यहाँ आए थे, दोनों के दोनों डूब गए। एक की लाश उसी रोज़ निकाली गई जिसका नाम सोनू के नाम से जो है वो शनाख्त की गई, जबकि दूसरी की लाश जो है वो गुज़िश्ता रात निकाल ली गई जिसका नाम जो है वो दानियल के नाम से सामने आया है। जो हॉक्सबे पे एक नौजवान डूबा, उसको जो है वो फौरी तौर पर ईदी के रज़ाकारों ने जो है वो रेस्क्यू किया है। जब हम नाम लेते हैं ईदी के रज़ाकार तो उनके डोमेन में ये काम आता नहीं है। असल ये काम जो है यहाँ लाइफ गार्ड होने चाहिए, यहाँ इंतज़ामिया का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को चाहिए कि अपनी नफरी अपलोड करे। जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से साफ ही इनकार कर दिया जाता है कि इस बार दफ़ा 144 नाफिज ही नहीं की गई थी तो हम यहाँ नफरी अपनी क्यों लगाएं। लेकिन आपको बताएं कि ईद के तीनों रोज़ यहाँ इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही थी। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं कि लाइफ गार्ड जो है वह समंदर पर मौजूद होते हैं, साहिल पर जो है वो लगातार ना सिर्फ जो लाइफ गार्ड होते हैं बल्कि हॉर्स राइडिंग भी कर रहे होते हैं यहाँ पर लोग। वो लाइफ गार्ड जो होते हैं वो उनकी मदद से भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ईद के तीनों रोज़ हमें यहाँ कोई नज़र नहीं आया, कोई जो है वो पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद नहीं था। हमने तो काशिफ कभी भी किसी भी लाइफ गार्ड को नहीं देखा जो कि बाकायदा एक हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम किया गया हो। क्या कोशिश की जा रही है? तमाम मतलब दोनों नौजवानों की डेड बॉडीज़ निकाल ली गई हैं या अभी भी वो एक की नहीं मिल पा रही है डेड बॉडी? जी बिल्कुल, देखें 2 की डेड बॉडीज़ जो है वो दोनों कज़न थे उनकी निकाल ली गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक और जो बच्चा है वो यहाँ डूबा है और 7 साल का ये बच्चा है, लेकिन उसकी तलाश जो है वो किसी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की गई। ईदी के रज़ाकार रात गए यहाँ लगे रहे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं होती हैं, एमरजेंसी लाइट्स मौजूद नहीं होती हैं, तो रात के उनकी जानिब से भी ये ऑपरेशन रोक दिया गया था। तो इस तरह की सिचुएशन है। सी व्यू पर जब हम रुक कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ इंतजामात ना होने के बराबर हैं। यहाँ सफाई नहीं है, या लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है, पुलिस की नफरी नहीं है। पुलिस ने तो इस बार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जवाब रखा कि जब दफ़ा 144 नाफिज ही नहीं की गई है तो हमारा यहाँ जो है वो फोर्स लगाना ज़रूरी नहीं है। जो 2 से 4 मोबाइलें यहाँ लगाई गई, लेकिन मजमा जो था वो हज़ारों की तादाद में था। अब भी सुबह सवेरे जो है वो लोग फैमिलीज़ यहाँ आना शुरू हो चुकी हैं और इसी तरह ये पूरा दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है लोगों के लिए सस्ती तफरी है तो लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन सेफ्टी के कोई मेजर्स यहाँ नहीं लिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और आज भी और कल भी और परसों भी, ये तो इतवार वाले रोज तक सिलसिला जारी रहेगा। ज़ाहिर है लोग और क्या करें। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। और साथ साथ मैं रिविजिट कर रही थी जो मैंने कहा कि लोगों को अपना ख्याल खुद भी कर लेना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि वो करते हैं नहीं करते। इस किस्म के एक्सीडेंट्स भी हो ही जाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन डेफिनेटली वी नीड लाइफ गार्ड्स। मतलब जहाँ दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा साहिल होगा ना, साहिल समुंदर बीच होगा, तो वहाँ लाइफ गार्ड्स होते हैं। अभी हम जरा बात करते हैं दोबारा से स्टोरी की जो WHO ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में बहुत से ममालिक में ऑफिशियली सरकारी सतह पे कोविड डेथ्स जो हैं उनको कम रिपोर्ट किया गया है। क्या ये जानबूझकर किया गया है या फिर ऐसे ही सिस्टमैटिक एरर की वजह से नहीं अपडेट हुआ ये तमाम निज़ाम? और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है WHO की तरफ से कि 8% कम अम्बात रिपोर्ट की गई हैं सरकारी सतह पे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद। 8% नहीं, 8 गुना कम, which is a big number। हम डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी टीम और इनकी खुद की हम बारहा तारीफ करते हैं कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो WHO के नए आदाद शुमार आए हैं
इस पे सर्टनली आपकी सबसे पहले तो राय ही जान लें, आप इससे मुत्तफिक हैं या ये किस पैराए में बात की जा रही है? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत मेहरबानी आपकी तारीफ और रिकग्निशन की। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव जस्ट बीन वन लिटिल पीस ऑफ दिस होल गेम। इतने सारे लाखों लोगों ने इसमें काम किया, तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, इस सारे मुल्क का क्रेडिट है। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जी WHO की रिपोर्ट को मुझे तफसीलन देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ आमद का मुझे जिक्र भी था, मुझे मालूम भी था, कुछ जिक्र भी हो रहा था, और इसके लिए कुछ बैकग्राउंड एफर्ट जो उन्होंने की थी उसमें हमारी टीम इनके साथ कुछ एंगेज भी रही थी इनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, रिपोर्ट को के बारे में एक वाज़ेह स्टैंस लेने के लिए तो मुझे डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो एक समराइज वर्जन है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने कुछ मैथमेटिकल अजम्पशंस करके मफरूजात के जरिए कुछ अज्यूम करने की कोशिश की है कि वो कितनी डेथ्स हैं जो बराह रास्त कोविड की वजह से और कोविड की बंदिशों की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक में हुई हैं। सो एक तो ये चीज समझ लीजिए कि इसकी जो रिपोर्ट की फंडामेंटल बेसिस है वो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग या अजम्पशन या कैलकुलेशन है, ये एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ काउंटिंग डेथ्स नहीं है। अच्छा, अब पहली तो बात यह है कि जहां कहीं भी आप किसी ऐसी बीमारी की डेथ्स कैलकुलेट करें वो 100% एक्यूरेट नामुमकिन है, सिवाय इसके कि बहुत छोटा सा मुल्क हो और जहां चंद हजार लोग हों या चंद लाख लोग हों तो आप उसको कैलकुलेट। जहां मिलियंस का मुल्क हो वहां थोड़ी बहुत 10-20% एरर, 30% एरर, 50% एरर भी हो सकती है, लेकिन ये जो 8 गुना की जो स्टेटिस्टिक है ये नाकाबिले यकीन नजर आती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर 97-98% लोग मुस्लिम हैं, विच मीन्स के बैरियल का यानी जो मैयत है उसको दफन किया जाता है। अब जब आप दफनाते हैं तो डेथ को छुपाना या उसको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। इस सिलसिले में हमने ना सिर्फ के अपने जो तादाद शुमार हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसको डबल चेक करने के लिए हमने ग्रेवयार्ड एनालिसिस भी किया और 2 मौकों पे किया। 2020 में भी किया और 21 में भी किया। और 2021 के जो तादाद शुमार है वो मैं अपने कंप्यूटर से मैंने निकाल के देखे हैं। सो सितंबर के करीब अक्टूबर में हमने ये एनालिसिस किया। कराची में 203 ग्रेवयार्ड्स हैं, जिसमें से 36 ग्रेवयार्ड्स का एक सैंपल एनालिसिस किया, जिसमें KMC, DHA, कैंट बोर्ड शामिल था। इसी तरह लाहौर के अंदर 90 ग्रेवयार्ड में से 7 का डेटा जो है एज अ सैंपल एनालाइज किया, और इसको इस्लामाबाद में भी इसी तरह किया। अब उसमें हमने जो मोर्टेलिटी हमारी सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट हो रही थी उसको मैच अप किया कि क्या उसकी एक्सेस में हमें कोई नंबर्स दिख रहे हैं या नहीं। और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जब हमारी सारी जो मिलिट्री लिएज़न टीम्स थी, NCOC का स्टाफ था, जो उन्होंने ग्राउंड चेक किया वो फिट बैठता था वो डेथ्स जो हमें रिपोर्ट हो रही। इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं कि जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी के तहत काउंटिंग, असल जो गिनती और शुमार है डेथ्स का, वो हमारा रीजनेबली एक्यूरेट है। क्या 100% हो सकता है? इतना मुमकिन है। मैं कहता हूँ जी उसमें 10-20-30%, इससे भी ज्यादा कुछ एरर हो सकती है, लेकिन ये जो 8 गुना की बात है ये नाकाबिले यकीन लगती है। लेकिन राइट, ये 8 गुना वाली बात जरा ज्यादा अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर हम अपनी 30,000 डेथ्स को भी 8 गुना करें तो वो तो लाखों में बात चली जाती है। 2 लाख लेकिन से ऊपर, जी 2 लाख से ऊपर चली जाती है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी अटेंशन वापस लाएंगे इस रिपोर्ट की तरफ, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई करके उन मुल्कों के भी नाम लिए हैं जहां बकौल WHO के ये डेथ्स जो है रिपोर्ट नहीं हुई, जिसमें भारत, मिस्र, मेक्सिको, बहुत से और मुल्कों के भी नाम लिए गए हैं। दूसरी बात ये तो मानना पड़ेगा, एंड इट्स ऑल्सो ट्रू, कि बहुत से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स वेदर दे सर्वाइव्ड और नॉट, उनका ये बताया भी नहीं जाता था, एडमिशन भी नहीं होती थी। पिछले 2 सालों में हमने देखा है जहां ये बात छुपाई भी गई है एट अ वेरी बिग लेवल। वी हैव स्पोकन टू अ फ्यू डॉक्टर्स। थोड़ी देर पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद से भी बात हो रही थी, जिन्होंने एक्चुअली कोविड के दिनों में मेंशन भी एक दफ़ा हमें ये किया था कि बहुत से डॉक्टर्स इन देमसेल्व्स आल्सो व्हेन दे आर कोविड पॉजिटिव, तो वो उस काउंटिंग में नहीं आते क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं होता। तो यू थिंक डिस्क्रिपेंसी इन नंबर्स माइट बी बिकॉज ऑफ दिस? दिस इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये। दिस मे बी वन पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको गौर से सोचिए। मैंने कई दफा लोगों को ये समझाने की कोशिश की है और ये इससे आप जो मैं आपको मिसाल दूंगा इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, कैंसर मिसाल के तौर पे या TB एक इन्फेक्शन है, एक कैंसर है, इसमें मरीज कई दफा वेस्ट अवे करके
जान धो बैठता है, फैमिलीज घर पे रखती हैं, इलाज नहीं हो पा रहा होता, ग्रेजुअली मरीज आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा होता है और बेचारा जान से हाथ धो बैठता है। ऐसी डेथ जो है वो एस्क्राइब करना, यानी कैंसर को या टीबी को कई दफा मिस हो सकती है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक बात याद रखिए, कोविड में एक चीज बड़ी मुनफरिद थी और अलग थी। वो क्या थी? ये सांस की बीमारी थी। और एक बड़ा पुराना इश्तिहार आया करता था अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का या चेस्ट सोसाइटी का, वो एक कहता था, व्हेन यू कांट ब्रीथ नथिंग एल्स मैटर्स। जब सांस ना आ रहा हो ना तो कुछ और याद नहीं रहता। तो ये ऐसी इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसी है जिसको इग्नोर करना नामुमकिन था। इवन गरीब आदमी बेचारा मरीज अपनी कंधे पे उठा के ले आएगा सांस लेता हुआ, सांस उखड़ता हुआ कि इसका कुछ करो। तो ऐसी बीमारी को, उसकी जो एक्यूट प्रेजेंटेशन थी उसको बहरहाल इग्नोर करना नामुमकिन था, एक चीज। दूसरी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। देखिए इंडिया के लोग मिसाल देते हैं, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, उनकी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल आए। हमारे यहाँ कोई एक दिन भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जहां हमें ऑक्सीजन की या बेड जो है नापैद हो जाए। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मसाइल कभी कभी होते थे बेड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो चुनाचे जो बीमार मरीज थे, बाकायदा बीमार थे और जिनकी खुदा न खास्ता उससे मोर्टेलिटी हो सकती थी, वो बाहर के हेल्थ फैसिलिटीज में आ रहे थे। 5000 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज से ये डेटा रिपोर्ट हो रहा था। तो कोई एक शख्स बैठा हुआ एक ग्रैंड मास्टर के तौर पे इसको मोर्टेलिटी फिगर्स को ऊपर या नीचे नहीं कर सकता था। प्रोविंसेस अपना डेटा भेज रहे थे, इंस्टीट्यूशंस अपना डेटा भेज रहे थे, उनकी जो कलेक्टिव नंबर्स थे वो एनसीओसी इकट्ठा कर रहा था। और जैसे मैंने अर्ज की, ग्रेवयार्ड एनालिसिस के जरिए इसको मैच भी किया गया। तो अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब, अगर ये ग्रेवयार्ड एनालिसिस आपने किया, बहुत अच्छी बात है, ये आपको जरूरत क्यों पेश आई ग्रेवयार्ड एनालिसिस करने की? वर यू गाइस प्रीएम्प्टिव अबाउट इट कि ये बात कभी ना कभी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। हुआ ये कि देखिए इस किस्म की नॉइज तो शुरू में भी आ रही थी। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, कुछ उनको अचंभा था, परेशानी थी, हैरत थी कि ये कैसे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जिसके बारे में उनका ख्याल होता है कि हम बहुत सी चीजें ठीक ही नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है कि ये अच्छा। तो हमने इसको प्रीएम्प्टिवली देखा। हमने कहा देखो, हम छुपाना तो दूर की बात, हम तो खुद जानना चाह रहे थे कि भैया ये किधर डेथ्स जा रही हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, हमारे एस्टिमेट ठीक हैं कि नहीं। तो एज अ डबल चेक हमने एनसीओसी का जो हमारा सारा मिलिट्री कंपोनेंट था, उनके जो लोकल कोर्स के जरिए हमारे लिएजन ऑफिसर्स थे, उनके जरिए ये एनालिसिस किया गया। तो हमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा एक्चुअल ग्रेवयार्ड एनालिसिस है वो एक्चुअल पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता। हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, 10, 20, 30% एरर हो सकती है। मैं कहता हूँ आप बहुत इसको एक्सट्रीम पे भी लेके जाएं, 50% एरर हो सकती है, लेकिन ये 8 टाइम्स जो है ये मुझे बहुत अजीब लगता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में डेथ नहीं छुपती। थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी क्लैरिटी भी हमें दे दी है, समझा भी दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। देखिए ये ज़बरदस्त हो गया, बिकॉज वी वांटेड टू एक्चुअली, हम डॉक्टर फैसल सुल्तान से ही बात करना चाहते थे, बिकॉज थ्रू आउट दिस पेंडेमिक वो ही हमें समझाते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड दिस एक्चुअली मेक सेंस। 8 गुना तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी अगर देखें तो थोड़ी सी सेंस तो आपको हो भी जाती है, बट 8 गुना ज़्यादा करें तो 2,40,000 बन रहा है। दैट इज़ अ ह्यूज फिगर। इतनी चीज़ें तो छुपाई भी नहीं जा सकती। आपको पता ही है, इस ईद पर एक्चुअली फाइनली इतनी ईदों बाद पाकिस्तानी सिनेमा खुले हैं, पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई हैं, और बहुत सारी फिल्मों पे मुझे तो पता ही नहीं था, अपने सैयद नूर की भी एक फिल्म है। हाँ, और आपको पता है हमारी बड़ी टिकटॉकर है एक विद द मोस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, वो उस जन्नत मिर्जा एंड साइमा नूर जी की, सो वो भी है उस फिल्म में। लेकिन हमारी अपनी जो जियो बैनर की फिल्में हैं, जिसमें है घबराना नहीं और जिसमें है पर्दे में रहने दो, इन्होंने भी खिड़की तोड़ बिजनेस कर लिया है। और हमारी अपनी सहेली अमर खान की फिल्म भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। is also by the way yes doing good business basically। इतने अरसे बाद मूवीज जो हैं वो फाइनली चांस मिला है कि वो रिलीज हो, और वो भी ईद के वीकेंड पे रिलीज हो, तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग रादर वेल। कोई देखी? नहीं। Are you planning to? Certainly. Yeah, me too. So मैं जरा चाह रहा था, आपको पता है क्या कि क्यों नहीं देखी हकीकत? क्योंकि हाउसफुल जा रहे हैं, टिकट ही नहीं मिल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तमाम पाकिस्तानी फिल्मों के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, छोटे सिनेमा हों, मल्टीप्लेक्सेस हों, सब जगह पे। इसलिए अगले वीकेंड पे मेरा ख्याल है जरा रश टूट जाएगा और फिर हम देखेंगे। और ईदी भी इकट्ठी हो गई है, रश ना टूटे ना, बट ईदी भी इकट्ठी हो गई है ना, आप जरा सुकून से सबके साथ देखें। एक्चुअली गॉट ईदी? नो, बट जो बच्चों को मिली है, अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि वो अपनी ईदी खुद हथियाएं, वो मैंने हथिया ली है।
ओह गॉड, ये इस वजह से बच्चों को ट्रॉमा होता है और ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, मैं इतना बता दूं। प्लीज अपने बच्चों की ईदियां ना लें। अच्छा, जो बड़े वालों की ईदियां होती है ना, वो अम्मी अब्बू कहते हैं कि बस अभी तुम्हें दे देंगे, थोड़ी देर बाद वो कभी वापस नहीं मिलती। माँ बाप को भी ये नहीं ट्रस्ट, ये इन्हीं चीजों से तो ये सब कुछ होता है। अच्छा, मिस मार्वल का जल्दी से बड़ी बिग अनाउंसमेंट है। बिल्कुल जी, शर्मीन उबैद शनॉय हमारी अपनी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि मिस मार्वल जो है वो पाकिस्तान में सिनेमाज में रिलीज हो रही है। और वो किस तरह रिलीज होगी, क्योंकि मिस मार्वल इज एक्चुअली अ सीरीज, उसके 6 एपिसोड्स हैं। तो इस तरह रिलीज हो रही है कि 2-2 एपिसोड्स करके 3 दफा देखना पड़ेगा सिनेमाज में। और आपको पता ही है कि इसमें हमारी अपनी पहली बार एक सुपर मार्वल हीरो जो बनी है वो है जी कमाला खान, और वो कैरेक्टर है एक्चुअली कमाला खान। और दिस द फर्स्ट टाइम दैट देयर इज अ पाकिस्तानी सुपर हीरो। तो बड़ा इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी बहुत है। तो अब ये सिनेमाज में देखी जा सकती है। होप यू आर डूइंग वेल इन बैक टू वर्क। अगर नहीं तो चले, कोई बात नहीं, 2 दिन और एंजॉय कर ले। वेल तक तो ठीक था, होप यू आर बैक टू वर्क। और ये कौन किसी को ऐसी दुआ देता है? मतलब मेरी बात सुने, अब हम भी वापस आ गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पूरी कौम को मुखातिब करते हुए कह दिया है कि अब बहुत हो गया आराम, अब वापस करेंगे हम सब काम। बेसिकली हम चूंकि आ चुके हैं, बाकी दुनिया ने जो करना है करे, लेकिन चूंकि हम आ चुके हैं तो तकलीफ है। और फिर ये भी है कि प्लीज वापस। और सबसे ज्यादा तकलीफ में तो हमारे बैंकर भाई हैं ना, मतलब उनकी तो हफ्ते की छुट्टी भी मारी गई है, उनके जरा टाइम भी बढ़ गए हैं। अभी तक उनकी वो रिवर्स नहीं हुआ, सैटरडेज आर वर्किंग। मेरा ख्याल है कि कर देना चाहिए रिवर्स, सैटरडे को छुट्टी देनी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि यू नो प्रोडक्टिविटी आपकी मुतासिर होती है इफ यू आर नॉट हैप्पी। और बड़ी बहुत ज्यादा स्टडीज दुनिया में इस काम पे हुई है कि यू आर मोर इफेक्टिव और बेहतर काम होता है अगर आपको टाइम ऑफ ज़्यादा मिले, ऐसा ही है कुछ। अच्छा जी, लेकिन एनीवे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हम तो इधर। अच्छा जी, हमारे पास सिंगर होंगे आरिफ खान, जो कराची की सड़कों पर एक रूप धार कर, क्लाउन का रूप धार कर अपने लिए रोजी रोटी का सामान करते थे। फिर वो अचानक से वायरल हुए और ऐसे वायरल हुए कि दुनिया उन्हें ढूंढती रह गई। और फिर हमें भी उनका नंबर मिला और हमने उन्हें ढूंढ निकाला और इंशाल्लाह ही वो जॉइनिंग अस लाइव। वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ओनली टू रिमाइंड यू कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इनका नाम है आरिफ, और क्या आवाज़ है, ऑलमोस्ट आप थोड़े से ना दुखी हो जाते हैं कि भाई इतना टैलेंट है, येट ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू समथिंग एल्स टू मेक एंड्स मीट, क्योंकि ये एज अ क्लाउन जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। सुन ले जरा, वैसे थोड़ा सा सिंगर ही काम करना चाहिए भाई। जनाब, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें, शहबाज गिल साहब साबिक वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी और अब गालिबन वो चीफ सब स्टाफ ऑफिसर हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वो खुदा का शुक्र है कि वो खैरियत से हैं। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके इस वाक़े का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, नोटिस लिया और अब बंदा वो गिरफ्तार भी हो गया है और हाफिजाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उससे वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। ये उस बंदे की गाड़ी है बाय द वे, और जिससे उस बंदे का एक्चुअली तौर पर एक्सीडेंट हुआ। भागा भी इसलिए था क्योंकि उसने शहबाज गिल को देख लिया था, उसने देख लिया था और उसको पता चल गया था कि वो बड़े इंपॉर्टेंट बंदे की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया है और भाग गया, जो कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक तो भागना ही बेवकूफ़ी है, दूसरा ये मोटरवे पे तो आप भाग के जाएंगे भी किधर, तो पकड़े ही जाएंगे। सो ये हुआ। शहबाज गिल साहब का भी सर्टनली बयान लेना चाहिए और इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। ऑल्दो वज़ीर आज़म ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है, लेकिन सर्टनली अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरात थे या फिर उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, तो ही शुड बी आस्क्ड अबाउट हिज रिजर्वेशंस। लेकिन बंदा पकड़ा गया है, ये बात तो सेटल हो गई है वहाँ पे। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, और मुझसे कितना अजीब लगेगा आपको फुटबॉल की न्यूज़ सुनते हुए, तो इधर दे देते हैं। जनाब, बात ही कुछ ऐसी है, हुआ है एक बहुत ही तारीख साज लम्हात से भरपूर मैच और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में वो हुआ जिसे देखने वालों को अब तक वर्ता हैरत में डाला हुआ है। सेकेंड लेग में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को गैर मुतवक्के तौर पर 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया है। एक्चुअली जो हुआ ना वो बड़ा अजीब सा था। 90वें मिनट में गेम बनना शुरू हुई और उसके बाद किस तरह बाजी पलटी। इसलिए कहा जाता है कि वो लोग जो जिंदगी में खेल से वाबस्ता होते हैं उनकी ज़िंदगी में वैसे जो अप्रोच होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि खेल के मैदान में आपको रेफरी के फ़ैसले मानने भी पड़ते हैं और जो मुखालिफ टीम होती है उसको इज़्ज़त भी देनी पड़ती है और अल्टीमेटली जब गेम ख़त्म हो जाता है तो उनको मुबारकबाद देकर ग्रेसफुली मैदान से बाहर भी आना
पड़ता है, आना चाहिए भी, लेकिन आई वंडर बाज़ लोगों का स्पोर्ट्स भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो अपोनेंट्स ही होते हैं, ऑब्वियसली एक टीम के तो होते नहीं है, और कितनी खूबसूरती से एक कंपेटिटिव भी, ऑब्वियसली द होल थिंग इज़ अ कंपटीशन, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू गो अबाउट इट। साथ ही मुझे याद आया कि जी आपको पता ही है कि हमारे वेट लिफ्टर तलहा तालिब, सुना ही आप, कितना मशहूर हुए थे वो पिछले साल के ओलंपिक्स में, तो अब उनको बैन भी लग गया बिकॉज ऑफ सम डोपिंग स्कैंडल इशू, तो वो भी उनको अपना नाम क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज उम्मीदें इतनी थी। इनफैक्ट स्पोर्टिंग सारा पिछले साल के ओलंपिक्स में जो पाकिस्तानियों ने पार्टिसिपेशन की थी, तो हमें बड़ी उम्मीदें जागी थी कि देयर इज़ अ फ्यूचर फॉर अस देयर, लेकिन जब इस किस्म की चीज़ें हो जाए ना, डोपिंग में नाम आ जाए, तो मुश्किल होता है टू रिकवर फ्रॉम दैट, बट वी आर होपिंग कि कुछ, बट यू नो आई एम स्टिल इन द ऑरा। जिन्होंने कल का मैच देखा ज़बरदस्त था, और देखिए कि किस तरह इंसान को जब खेल होता है तो खेल के मैदान में आपको अपने हरीफों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बर्दाश्त क्या करना पड़ता है, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेहतरीन मुजाहिरा होता है, और इसीलिए कहते हैं कि खेल बच्चों को ज़रूर खेलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज़िंदगी में बहुत कुछ सहने, ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा होती है। और फिर वो जो अच्छी आदतें होती हैं ना, यू हैव टू बी फिजिकली फिट ऑल्सो। कोई भी आप स्पोर्ट में होंगे, कुछ भी स्पोर्ट होगा, आपको फिजिकली मेंटली फिट होना है। वो जो आदत होती है, वो जब आप स्पोर्ट छोड़ भी देंगे तो वो आदत आपके साथ दैट विल कैरी यू फॉरवर्ड। आज से जो है ना जलसों की सीरीज का आगाज करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान साहब तो अपने आबाई हल्के मियाँ वाली में जलसा करेंगे, और सर्टनली बड़ा जलसे की तैयारी की जा रही है। उधर मरियम नवाज साहिबा अटक में जलसा करेंगी, सो सीन ऑन है। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन के दफातर और चांद रात को एहतजाज की कॉल का रिस्पांस जो है ना मिलने पर इमरान खान खुद मैदान में आ रहे हैं, और उनके बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान भी किया है, जिसे पीटीआई ने रद्द कर दिया है। नज़र यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इसी बयानिए के ज़रिए इंतखाबात में जाना चाहती है। अवामी जलसों की ये सीरीज़ बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी का हिस्सा है, और जिसकी हतमी तारीख का अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन खुद खान साहब मई के आखिरी हफ्ते का इशारा दे चुके हैं। सुन लें। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं। सारे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सब तैयारी करें। हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, और इंशाअल्लाह उसके बाद जो हमारा अगला लायामुल होगा, वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च। एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए जल्द इलेक्शन करवाने में कामयाब भी हो जाएंगे। फवाद चौधरी के नज़दीक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। सुने। मार्च जो है, इनका ख्याल था कि लोग इससे डर जाएंगे। ये जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है तो वो इस तरह के मुकदमे करती हैं। वो चाहिए बाकी भी जो मुकदमे लाने हैं वो ले आए, फिर देख लेंगे। मुझे उम्मीद यही है कि लॉन्ग मार्च के पहुंचने से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो उनका ऐलान हो जाए। लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत टस और मस हो जाएगी। साथ ही आपको बताएं, लेकिन मुल्क की तारीख बताती है कि लॉन्ग मार्च बहुत हुए, मगर बुनियादी अहदाफ जो हैं वो कभी पूरे नहीं हो सके। मेरी तार निकल गई एक्चुअली, इसको तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, लेकिन दीगर मुतालबात इधर कैमरे पे फुटेज लाएं ताकि मैं इसे ठीक कर लूँ। मनवाए जा सकते हैं, मुझे खबर तो करने दो। अच्छा करेंगे, साथ साथ तो साथ ही आपको बता दें कि जी खान साहब को ही देख लें। 2014 में उन्होंने इंतखाबी धांधलियों जो हैं वो के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया था। ये कैसे हम सारे भूल सकते हैं, जिस पर उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बना दिया था। और इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी फ्रेंच सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए लॉन्ग मार्च किया। तो मुतालबा आज तहरीक इंसाफ ने, तहरीक लब्बैक ने एक्चुअली किया था। तहरीक इंसाफ की तो उस वक्त हुकूमत थी, और सर्टनली वो मुतालबा उनका नहीं पूरा किया गया, और किया भी नहीं जाना था, और उनके सरबरा और कई कारकुनान को बाद में ऑल्दो रिहाई ज़रूर मिल गई। खैर, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद के मुताबिक लॉन्ग मार्च हुआ तो खूनी होगा। आए बैठे ना, 3 माह चाहिए, 90 दिन हम देते हैं, ईद के बाद इलेक्शन करें। मेरा डेट दें इलेक्शन की। ये इस मुल्क में साजिश हो रही है कि इस तहरीक को मुदाखलत है, इसको फौज के खिलाफ टर्न किया जा रहा है। मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा। आज लोग लॉन्ग मार्च में अपने आप को आग लगाना चाहते हैं। वो चेहरे लोग देखना नहीं चाहते थे, उन चेहरों को इक़्तिदार में लाया गया है।
अच्छा शेख साहब को पता नहीं ये स्टेटमेंट्स करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि फिर वो इन्हीं के गले पड़ते हैं ना। अब मस्जिद नबी में जो हुआ उससे कुछ देर पहले आपको पता है 1-2 दिन पहले इन्होंने कह दिया था कि देखना इनके साथ क्या होगा, तो फिर वो यही तासुर मिलता है ना कि जैसे दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन एक्चुअली। तो अब ये कहना ये खूनी होगा, मतलब अगर आपको लग रहा है खूनी होगा तो आप उस चीज में क्यों इनकरेज कर रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल मतलब ये लोगों को तालीम करने दें। Why do you want कि वो अवाम पब्लिक क्यों आए जब आपको पहले ही लग रहा है कि नहीं, और पब्लिक क्यों आग लगाएगी? आप लोग लगाएं अपने आप को आग यार। एग्जैक्टली, आप लगाएं अपने आप को आग। आप इतने बहादुर हैं, आप कहते हैं मेरा सीना जो है ना वो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपकी वो पटाखे वाली वीडियो सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड आपने इंटरव्यू दिया था कि जब एटॉमिक बॉम्ब हम ब्लास्ट हो रहे थे तो आप मुल्क छोड़ के भाग गए थे कि ये बम है, पटाखा इधर से उधर हो गया तो पता नहीं क्या होगा। जैसे ही सक्सेसफुल हुआ आप वापस आ गए। आप इतने बहादुर हैं, आप सिर्फ बातें ही करते हैं यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? मतलब अपना खून बहाएं लेकिन आप भाग जाएंगे। दूसरे आपकी खातिर, आपकी कॉज की खातिर अपने आप को आग लगा दें। आप लगाएं सबसे पहले। आप इस उम्र में आपको शर्म आनी चाहिए लोगों को इश्तियाल दिलाते हुए। ऐसी बातें प्लीज ना करें। एनीवे जी, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस मरतबा खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च के जरिए अपना हदफ हासिल करते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने अज़ाइम जो हैं वो जाहिर किए हैं एंड ही इज वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान क्या होता है? शान शाहिद साहब ने अपनी मर्जी से ही चॉइस दे दी कि पार्लिमानी में जाएंगे। मुझे तो ये इस बात का भी थोड़ा था कि खान साहब ने भी थोड़ा सा किया होगा कि ये क्या सवाल था, लेकिन उन्होंने कहा कि जाना तो पार्लिमानी में ही पड़ेगा, बस तो है ही, वो तो क्या किया जाए। अच्छा साथ साथ आपको बता दें कि अभी लेटेस्ट शेख रशीद का हम जिक्र कर रहे थे, तो उनका अभी लेटेस्ट जो आई है स्टेटमेंट, बयान आया उसमें ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आज खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। आपको बताया ही है मियां वाली में उन्होंने, मुझे पता है कि अब बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है शेख साहब की बातों पे। अक्सर ही वैसे मायूब बातें होती हैं, लेकिन भाई लोग अपने आप को आग लगाना चाहते हैं। भाई आप सिगार से लगा लें अपने आप को आग। भाई लोगों को क्यों कह रहे हैं आप आग लगाना चाहते हैं? कौन से लोग हैं जो आग लगाना और आप मतलब आप किस मुंह से बातें करते हैं? आपकी स्टेटमेंट, आप कल कह रहे हैं मुझे परसों तरसों यू मेक एंटरटेनिंग अमेजिंग गेस्ट ना, टीवी के गेस्ट तो बड़े अच्छे हैं आप कह रहे हैं मुझे पहले से पता था। फिर आप ऑन रिकॉर्ड हाथ मार मार के टेबल पे कहते थे इनका तो बाप भी पूरे नहीं कर सकता 172 नंबर। अब वो फिर आपको याद ही है पटाखा, जो आप पटाखा कह रहे हैं जो कि एटॉमिक बॉम्ब था, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपके मुताबिक वो पटाखा इधर से उधर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुल्क छोड़ के भाग गए थे यार, और आप छोड़ के भाग गए थे। अच्छा उसके बाद सॉरी ये लोग आग लगा रहे, ये इसको इतना लाइटली ना लें, क्योंकि एक्चुअली लोग जो अपने आप को मार रहे हैं ना इस मुल्क में, उनकी वजूहात कुछ और हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा नेटिव जेटी से एक खातून और अपने बच्चों के साथ उसने छलांग मार दी, और सिर्फ इसलिए गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों की शी कुड नॉट टेक केयर ऑफ देम, फिर बचा भी लिया गया। लेकिन वो रीजंस हैं, अगर कुछ बदलना है तो वो चीज़ें बदलें ताकि किसी को नौबत ही ना आए, ना कि आपकी खातिर कोई अपने आप को आग लगा दे। क्यों लगाएगा भाई? एनीवे तो बड़ी अफसोस की बात है, और ये स्टेटमेंट्स भी अजीब हैं। आगे चलें। खैर अभी हम ज़रा बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, कोई शक नहीं है कि सर्टनली इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी लीडर्स में से एक हैं, और मौजूदा मकबूलियत उनका अमरीकी साजिश का बयानिया जो है उसकी जानिब सर्टनली उसका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो हमारे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, तमाम इदारे, NCOC, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसकी तरदीद कर चुकी है। आप समझते हैं अब कल के पर्टिकुलरली उनके बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब उन्हें तो गर्मियों का पता था और इसीलिए वो अपने इंटेलिजेंस चीफ की तब्दीली भी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून साजिश कर रही है, इस अमरीकी बयानिए में कोई जान बाकी रह गई है? देखिए, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता इंतखाबात में कोई 32% वोट हासिल किए थे, तो मुआशरे में जहां उनके हामी मौजूद हैं वहां उनके मुखालिफ भी मौजूद हैं, और कमोबेश 2/3 वोटर्स जो थे उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया था। तो इमरान खान साहब में ये सलाहियत है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, बड़े जलसों से खिताब कर सकते हैं, वो उनकी रैलीज निकाल सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। लेकिन ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि उनके मुखालिफ जो हैं उनसे 2 गुना बड़ी तादाद में मुआशरे में मौजूद हैं। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसने उनके जो वोटर्स हैं जो उससे बददिल हो चुके थे वो दोबारा उनकी तरफ रजू करने पर मजबूर हुए हैं। कुछ हो सकता है दूसरे अनासर भी उससे मुतासर हुए हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो उनका बयानिया है
ये एक जज्बाती बयानिया है और जो वक्त गुजरेगा इसकी शिद्दत जो है उसमें इजाफा नहीं होगा। और अगर ये हालात यूं के तू भी रहते हैं तब भी सिर्फ इस बयानिए के बल पर वो अपनी इलेक्टोरल ताकत जो है उसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल शामी साहब, आपसे बल्कि ये बहुत सी बातें होगी, लेकिन ये पूछना ये था कि लॉन्ग मार्च के लिए मई के आखिरी हफ्ते का इंतखाब किया गया है और बहुत मार्च हो चुके हैं वैसे, लेकिन इस महीने में कभी नहीं हुए। तो क्या खान साहब ने दुरुस्त मौसम और वक्त का इंतखाब किया है या फिर उनको कुछ और सब्र कर लेना चाहिए था? देखिए, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए ये कोई सही इंतखाब नहीं है और वो वक्त जो है वो उनके हक में नहीं होगा। और यहाँ आप लोगों से ये तवक्को रखें कि वो दूर दूर से आएंगे और फिर यहाँ क़याम पज़ीर होंगे, ये काफ़ी मुश्किल काम होगा। और इमरान खान साहब को थोड़ा सा मौसम का इंतज़ार करना चाहिए था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको सिस्टम के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए था। कौमी असम्बली में उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसके जो अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो चंद वोट ही कम होंगे ना बरसरे इक़्तिदार जमातों से। तो अगर वो वहाँ अपनी ताकत जो है उसको मुश्तमिल करते और फिर बाहर जो है वो भी अपना मुजाहरा अवामी ताकत का करते रहते, इस तरह दो तरफा जंग लड़ते, तो उनके हक में बेहतर होता। और ये एक बड़ा रिस्क है जो उन्होंने लिया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो हालात को मोड़ पाएंगे या ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वो अपने आप को एक बड़े खतरे से उन्होंने दो चार। अच्छा शामी साहब, हालिया सालों में भी बहुत लॉन्ग मार्चेस हुए, माजी में भी हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई भी, वैसे तो सारे हुकूमत बदलने निकलते थे, कोई भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। और जो मरकज़ी मकसद होता है ना, वो भी कहीं बीच में रह जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकल आता है, कुछ ना कुछ डिमांड्स ज़रूर मान ली जाती हैं। तो इस मरतबा क्या आपको अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, इस वक्त भी वो मुतालबा कर रहे हैं इंतखाबात का कि आम इंतखाबात जो है उनका ऐलान किया जाए और तब समझेंगे वो कि वो मंजिल मुराद को पहुंच गए हैं। देखिए, इंतखाबात की तारीख लेने के लिए या उसकी तैयारियों में हिस्सेदार बनने के लिए वो अगर पार्लियामेंट में मौजूद होते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह रिफॉर्म्स जो मतलूब हैं वो भी जल्दी की जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इत्तफाक राय से उस वजूद में आ सकता था और फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्शन के लिए बननी है उसके बारे में भी वो एक सही के मशवरा हो सकते थे। लेकिन ये सारा एहतमाम उन्होंने नहीं किया। तो अब जो कुछ किया है वो हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। मैं नहीं समझता कि कोई भी मजमा, आप अगर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है कौमी असम्बली की या 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उनके बराबर अगर लोग मिलकर अपना वजन डालें तो क्या करेंगे? वो क्या वो बगावत कर देंगे? क्या वो अपनी पैसिव रेजिस्टेंस से हुकूमत को मजबूर करेंगे या कोई ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे? अगर कोई ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे तो वो खुद घेरे में आ जाएंगे। तो ये आज तक तो जो हमने हालात देखे हैं, ये सिर्फ इज्तिमा जो है वो तनहा किसी बैरूनी मदद के बगैर और किसी पुष्ट पनाही के बगैर नतीजा खेज हो नहीं सका। सी क्या होता है इस लॉन्ग मार्च का? बहुत शुक्रिया शामी साहब। अच्छा जी, आरिफ खान हमारे सिंगर, हमने आपको कहा था, वादा किया था कि हमारे साथ होंगे, लेकिन वो ही कुडंट मेक इट टू द स्टूडियो इन टाइम। तो इंशाल्लाह मंडे को हम ज़रूर उनके गाने सुनेंगे। और अब हम जा रहे हैं, बाय, एंजॉय योर वीकेंड।